हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है हीगल एवं ग्रीन का तुलनात्मक अध्ययन। इसके पूर्व के जो व्याख्यान हुए हैं उसमें हमने T.H. ग्रीन के विभिन्न बिंदुओं को लेकर, विभिन्न विचारों को लेकर चर्चा की है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन और हीगल के विचारों के बारे में, तुलना को लेकर। क्योंकि ग्रीन का जो चिंतन है या उसकी जो विचारधारा है वो हीगल से काफ़ी हद तक प्रभावित है, इसलिए हम ये तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही जान सकते हैं कि किस हद तक हीगल और ग्रीन में विचारों में समानता है और असमानता है। तो हम आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात, ग्रीन और हीगल के विचारों में क्या समानता है। तो जो ग्रीन हैं वो मानते हैं हीगल की तरह से ही कि ये जो राज्य है विश्वात्मा का सबसे पूर्ण और अंतिम रूप है, क्योंकि वह व्यक्ति में विश्वात्मा के उस तत्व की अभिवृद्धि में सहायता करता है जो कि व्यक्ति में पहले से ही विद्यमान होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ग्रीन जो है वो हीगल की भांति दैवी विवेक के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं और साथ ही साथ ये मान के चलते हैं कि जो शाश्वत दैवी चेतना है या विवेक निरंतर अपने अंतिम लक्ष्य पूर्णता की प्राप्ति की दिशा में बढ़ती रहती है। अतः विश्वात्मा या शाश्वत चैतन्य ही इस लक्ष्य की प्राप्ति की वास्तविकता है। दोनों में जो दूसरी समानता दिखाई देती है कि हीगल की भांति ग्रीन भी राज्य को समुदायों का समुदाय अथवा सर्वोच्च समुदाय मानता है। उसका मत है कि राज्य का सदस्य रहकर के ही व्यक्ति समुदायों की सदस्यता ग्रहण करता हुआ अपने अधिकारों की प्राप्ति करता है और राज्य के विरुद्ध उसके कोई अधिकार नहीं हो सकते। साथ ही अन्य समुदायों की तुलना में राज्य इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि वही सामान्य इच्छा की पूर्ण अभिव्यक्ति होता है। तीसरी समानता स्वतंत्रता के संबंध में अगर हम कहें तो जो ग्रीन भी हीगल की तरह से स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप को मानता है और काफ़ी हद तक ग्रीन हीगल के विचारों से इस संदर्भ में प्रभावित भी दिखाई देता है। यह भी मानता है ग्रीन कि प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि व्यक्ति अपने को विश्वात्मा में समीकृत करे, अर्थात व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जबकि वह अपने सही स्व के आदेशों का अनुगमन करे। और ग्रीन ये भी मानता है कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो सामाजिक कल्याण के लिए मनुष्य की सभी शक्तियों को पूर्ण रूप से उन्मुक्त करके प्रयोग में लाना है। साथ ही साथ एक समानता दोनों ही विचारकों में जो दिखाई देती है उसके अनुसार अगर हम देखें तो दोनों ही समाज और सामाजिकता को असाधारण महत्व प्रदान करते हैं। दोनों विचारक ये मानकर चलते हैं कि समाज इस बात को निश्चित करता है कि व्यक्ति को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ग्रीन और विचारों और हीगल के विचारों में काफ़ी हद तक हमें समानता दिखाई देती है। लेकिन समानता के साथ साथ अगर हम कुछ ऐसी स्थितियां हम पाते हैं जिनमें दोनों में बुनियादी अंतर दिखाई देता है और दोनों के अंतर जो विचारों में हमें दिखाई देते हैं उनको हम बिंदुवार कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहली बात, अगर हम ग्रीन और हीगल के विचारों में असमानता को लेकर कहें तो सबसे पहले हम पहला जो असमानता या दोनों में जो भेद दिखाई देता है विचारों में, उसमें सर्वप्रथम हीगल जो हैं वो राज्य को साध्य और व्यक्ति को राज्य की उन्नति के लिए साधन मानते हैं। उसने व्यक्ति के हितों और अधिकारों को राज्य के लिए बलिदान कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रीन हैं वो व्यक्तिवाद को मानते हैं या व्यक्तिवाद के प्रबल समर्थक हैं। और साथ ही साथ ग्रीन ने जो ब्रिटिश व्यक्तिवादी परंपरा का पालन करते हुए राज्य को साध्य नहीं बल्कि व्यक्ति के पूर्ण नैतिक विकास का एक साधन माना है। तो इस तरह से ग्रीन जो है व्यक्ति के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते थे कि राष्ट्र का निर्माण करने वाला व्यक्तियों से पृथक रूप में राष्ट्रीय जीवन की कोई सत्ता नहीं होती है। दूसरी असमानता जो हीगल और ग्रीन में दिखाई देती है उसमें हीगल जो है वो राज्य की इच्छा को सर्वथा निरंकुश मानता है, लेकिन दूसरी ओर ग्रीन इसे सामान्य इच्छा पर आधारित मानता है और ये कहता है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा होती है। तीसरा अंतर अगर हम देखें दोनों ही विचारकों में तो हीगल राज्य की उत्पत्ति का कारण सामाजिक समझौते को न मानकर इसके विपरीत राज्य को विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति से होने वाला चरम विकास मानते हैं। लेकिन ग्रीन राज्य को
सार्वजनिक हित की अभिलाषा से संचालित होने वाला सामान्य इच्छा की संस्थागत अभिव्यक्ति मानता है। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति को लेकर के भी दोनों में ही असमानता दिखाई देती है। अगला बिंदु जिसमें हम दोनों में भेद देखते हैं, दोनों में असमानता देखते हैं, उसके अनुसार हीगल स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो राज्य की आज्ञाओं का पालन करना मानता है और ये भी कहता है कि जो स्वतंत्रता है वो सत्ता की अधीनता में है। लेकिन दूसरी ओर ग्रीन इसे अपना नैतिक विकास करने की स्वतंत्रता समझता है और ये कहता है कि नैतिक विकास की दृष्टि से व्यक्ति के लिए करने योग्य कार्यों को करने की सुविधा को ही स्वतंत्रता कहा जा सकता है। और ये भी वह ग्रीन कहता है कि राज्य अगर इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने में सफल हो जिसमें कि व्यक्ति अपने नैतिक विकास के लिए आवश्यक कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, तो ऐसी स्थिति उसकी सच्ची स्वतंत्रता की स्थिति प्रकट करती है। साथ ही अगर हम यह देखें कि राज्य अगर ऐसी व्यवस्था को कायम करने में असमर्थ होता है तो ऐसी असाधारण स्थिति में ग्रीन व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार भी प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु पर जिसको लेकर के हीगल ये मानता है कि प्रभुसत्ता को वास्तविक और व्यवहारिक रूप में एक व्यक्ति की इच्छा की निश्चित अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है और साथ ही हीगल ये भी कहता है कि उस व्यक्ति को शासक या सम्राट की संज्ञा प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन ग्रीन कहता है अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ग्रीन रूसो और ऑस्टिन के दो परस्पर विरोधी विचारों को समन्वित करके यह बताने का प्रयास करता है कि प्रभुसत्ता का जो वास्तविक निवास स्थान है वो सामान्य इच्छा में होता है और जिसका प्रयोग विभिन्न राज्यों में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से प्रभुसत्ता को लेकर के भी ग्रीन और हीगल में अंतर दिखाई देता है, उनके विचारों में भेद दिखाई देता है। अगली बात, हीगल जो है व्यक्ति को राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार किसी भी स्थिति में प्रदान नहीं करते, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि अगर कई बार असाधारण परिस्थितियां जन्म ले लें तो इन कतिपय असाधारण परिस्थितियों में राज्य के विरोध को भी वो अपरिहार्य कर्तव्य के रूप में मानते हैं। यानी अगर ऐसी स्थितियां हों जिसमें राज्य सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा तो राज्य का विरोध करना उस समय प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बन जाता है। अगला भेद जो दोनों में दिखाई देता है हीगल और ग्रीन के बीच में, उसके अनुसार हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता है, अतः उसने राज्य को असीमित कार्य सौंपने की बात भी स्वीकार की है। हीगल के अनुसार राज्य नामक जो संस्था है वह सर्वशक्तिमान भी है और सर्वव्यापक भी है, लेकिन ग्रीन जो है वो राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य ही सौंपता है। किस रूप में? ग्रीन का मानना था कि राज्य का जो कार्य है वो व्यक्तियों को नैतिक बनाना नहीं है, बल्कि राज्य का कार्य उन बाधाओं का निराकरण करना है जो कि व्यक्तियों को नैतिक बनने से रोकती हैं। अर्थात उनका मानना था कि व्यक्ति के हित की दृष्टि से या व्यक्ति के विकास में अगर कोई बाधाएं आ जाती हैं तो राज्य का कार्य उन बाधाओं को दूर करना है जो कि व्यक्ति को नैतिक विकास की दृष्टि से रोकती हैं, उसको बाधित करती हैं। तो इस तरह से हीगल राज्य को ईश्वरीय अवतार मानते हैं और उसको असीमित कार्य देते हैं, जबकि ग्रीन जो है राज्य को निषेधात्मक कार्य देकर व्यक्ति के नैतिक विकास की दृष्टि से एक साधन मानते हैं। अगला भेद जो दोनों विचारकों में हमें देखने को मिलता है, उसके अनुसार हीगल जो है वो युद्ध को अनिवार्य मानता है। उसके अनुसार युद्ध से नैतिक गुणों का विकास होता है, लेकिन ग्रीन मानता है कि नहीं, युद्ध तो एक उचित कार्य नहीं है, बल्कि ग्रीन युद्ध को तो एक पापपूर्ण और नैतिक अपराध की भांति स्वीकार करता है और कहता है कि अगर युद्ध होता है तो उससे व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास नहीं होता, बल्कि उस नैतिक गुणों का ह्रास होता है और पतन होता है और नैतिक विकास की दिशा रुकती है। इस तरह से युद्ध की दृष्टि से भी दोनों ही विचारकों के जो के चिंतन में हमें अंतर दिखाई देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अंतिम हमको भेद दिखाई देता है दोनों ही विचारकों के चिंतन में, वो है विश्व शांति को लेकर के। हीगल एक और कहता है कि जो विश्व शांति है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, राष्ट्रसंघ आदि में उनका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि स्थायी शांति नामक कोई चीज़ नहीं होती, या दूसरे शब्दों में वो कहते थे कि स्थायी शांति का वो कोई महत्व नहीं होता या वो स्थायी शांति के उपासक नहीं थे। जबकि ग्रीन मानते हैं
कि विश्व बंधुत्व की जो भावना होती है एक ऐसी भावना है जिससे कि विश्व शांति स्थापित की जा सकती है और विश्व के जो विभिन्न राज्यों के बीच में सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं या निर्मित किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ग्रीन के विचारों पर हमें हीगल का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है और हीगल की विचारधारा से प्रभावित होकर ग्रीन ने अपने विचारों को एक नया रूप दिया, एक नया स्वरूप प्रदान किया। लेकिन दोनों में जो भेद हैं उनके बारे में भी अभी हमने विस्तृत चर्चा की। तो आज का जो ये व्याख्यान है हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में नए विषय, नए बिंदु के साथ आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी